हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। मेरा नाम मारुख है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। अगर हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स को एक बार रिवाइज करें, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंडिया की इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो कुछ फैक्टर्स हैं जो हम यूज करते हैं कि क्या इंडिया की इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी थी। इंडिया की इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कॉलोनियल थी, ठीक है ना, स्टेगनेंट थी, सेमी फ्यूडल थी, जमींदारी सिस्टम, लैंड रिफॉर्म सिस्टम कुछ भी नहीं था, ठीक है। एक सॉर्ट ऑफ क्रिपल्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है, अपाहिज जैसी इकोनॉमी थी, क्रिपल्ड इकोनॉमी। These were the terms that we can use for the Indian economy on the eve of independence. फिर बात करते हैं इंडिया इकोनॉमी की फ्रॉम 1950 से लेकर 1990 तक, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड था, दैट बिगैन व्हाट, द एरा ऑफ प्लानिंग एरा लाया है, राइट। इसने स्टार्ट किया इकोनॉमिक प्लानिंग एरा। अब ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग एरा आपका स्टार्ट हुआ, इसमें क्या हुआ कि लाइक वी गॉट द आइडिया ऑफ द 5 ईयर प्लान्स। और कितने प्लान्स आए? 12th 5 ईयर प्लान वाज द लास्ट वन। 12th 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान वाज द लास्ट वन। सो ये इतने प्लान्स थे। प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई, कब हुई? 1950 में स्थापना हुई। और फिर उसके बाद 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर लिया नीति आयोग ने, एक ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी बना दी गई। फोकस क्या किया गया इस प्लानिंग, जो ये जो 5 ईयर प्लान्स है, इन पे फोकस किया गया, जैसे कि एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया, इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया, फॉरेन ट्रेड्स पे। कुछ 5 ईयर प्लान्स वर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, कुछ फॉरेन प्लान्स वर रिलेटेड टू द इंडस्ट्री डेवलपमेंट, कुछ फॉरेन प्लान्स वर रिलेटेड टू द एक सॉर्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं, तो इन 5 ईयर प्लान्स ने क्या योगदान दिया एग्रीकल्चर में? एज वी नो कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो हम भारत की इकोनॉमी है वो अग्रारियन है। 78% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, या तीसरा हिस्सा जो पॉपुलेशन है वो रूरल है और एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर जब ये प्लानिंग एरा स्टार्ट होता है 1950-1990 अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस टाइम पर आ गया आपका एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन या ग्रीन रिवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन ने क्या लाया? ग्रीन रिवोल्यूशन ने लाया एक मिराकल सीड जिसे कहा गया हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। पढ़ा था, राइट। इसने क्या किया? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ने, इसने जो आउटपुट है हमारा यील्ड पर हेक्टेयर, उसको त्रिगुना कर दिया, राइट। त्रिगुना कर दिया, दो गुना कर दिया, एंड इट गॉट इंक्रीज बाय सो मेनी फोल्ड्स। जब ये इंक्रीज हो गया, और बात करें इंडस्ट्री, ये तो एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो वी गॉट द इंडस्ट्रियल लाइसेंस। थोड़ी सी हमने पब्लिक सेक्टर में भी गए, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया, हम लोग इसमें गए, क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर में गए। Then we went into the private sector as well. सिर्फ टाटा एंड बिरला के पास इतना कैपिटल था कि वो प्राइवेट सेक्टर में कर सकते। इसके अलावा हमने ज्यादा फोकस क्या किया? इनवर्ड पॉलिसी के ऊपर, कि डोमेस्टिक हम लोग ज्यादा ट्रेड पर फोकस करेंगे रादर देन द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे हम लोग फोकस करने पर। अब ये सब चीजें तो हम लोग ठीक कर रहे थे, इकोनॉमिक प्लानिंग भी हो रही थी, 5 ईयर प्लान्स भी आ गए, एग्रीकल्चर पे भी फोकस किया, इंडस्ट्री पे भी फोकस किया, फॉरेन ट्रेड पे भी फोकस किया। तो हम एक्चुअली हर चीज को तो ठीक तरीके से कर रहे हैं, तो गड़बड़ कहाँ हो गई? गड़बड़ हो गई कि हम लोग 1990 तक जब पहुंचे हैं, तो भारत तो इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ जा चुका था, एक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस क्रिएट हो गया था, एक फाइनेंशियल सॉर्ट ऑफ कटेलमेंट क्रिएट हो गई थी। और कहा जाता है कि सिर्फ हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज था वो 3 हफ्ते का बचा था, उसके बाद हम लोग खाली हो जाते, राइट। इस टाइम पर इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया, और कोई भी कंट्री इस टाइम पर, क्योंकि हमारी है जी इनवर्ड पॉलिसी, है ना। 1950 टू 1990 कौन सी पॉलिसी है? इनवर्ड पॉलिसी है। हम लोग फॉरेन ट्रेड्स तो कर ही नहीं रहे हैं, हम क्या ट्रेड, हम डोमेस्टिकली अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इस टाइम पर जब 1991 की बात आती है, 1990 की बात आती है, प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव बैठे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह बैठे हैं, और भारत इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ जा चुका है। अब हम पढ़ेंगे कि एक नया दौर उठेगा इकोनॉमी में, जिसे कहा जाएगा 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 1990 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिनको प्रमुखली हमने डिवाइड किया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और स्टेबलाइजेशन मेजर्स में।
स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स माने, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मतलब है कि वी चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी चेंज कर दी। मतलब ऐसा क्या स्ट्रक्चर था? प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑल दीज थ्री जो मेन आपके वो आते हैं? प्राइवेटाइजेशन क्या होती है? प्राइवेटाइजेशन माने रिलेटेड टू द प्राइवेट सेक्टर। मतलब अभी तक हमने देखा कि लार्ज इंडस्ट्रीज में तो 1950 में, अगर मैं वापस जाऊं 1990 तक, हमने देखा कि लार्ज इंडस्ट्रीज तो पब्लिक सेक्टर में थी और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट सेक्टर में थी। तो प्राइवेटाइजेशन का माने क्या हो गया कि डीरेगुलेशन हो जाएगी, डीरेगुलेशन हो जाएगी, फाइनेंशियल सेक्टर में डीरेगुलेशन आ जाएगी और प्राइवेट सेक्टर विल एंटर द फील्ड। This is what the privatization meant. Then we had liberalization. Liberal मतलब कि हम लोग conventional methods को, just a minute, sorry, हम लोग conventional methods को त्याग कर थोड़ा लिबरल इकोनॉमी की तरफ जाएंगे। लिबरल इकोनॉमी का तरफ मतलब थोड़ी सी हम लोग डीरेगुलेशन की तरफ जाएंगे, फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ जाएंगे, हमारे टैक्स रिफॉर्म्स में चेंज आएगा, फॉरेक्स रिजर्व्स में चेंज आएगा और हमारी ट्रेड पॉलिसी में भी चेंज आएगा। लिबरल होंगे, लिबरल अप्रोच रखेंगे। जैसे कि एक फैमिली होती है, कंजर्वेटिव होती है। अब कंजर्वेटिव फैमिलीज में वुमेन एजुकेशन को इतना इम्पार्ट नहीं किया जाता, वुमेन वर्किंग को इतना इम्पार्ट नहीं किया जाता, वुमेन को हाउस होल्ड चोर्स के लिए रखा जाता, थोड़ी सी कंजर्वेशन इसे कहते हैं फैमिली। Whereas the liberal family में पूरा एक sort of field दिया जाता है, level fielding होती है वुमन के पास, जहां पे वो पढ़ सकती है, अपने अरमान पूरे कर सकती है, काम कर सकती है, शोकेस कर सकती है, so she can do whatever a man has to do. So ये एक होती है liberal। उसी प्रकार से इकोनॉमी में वैसे है, एक होती है कन्वेंशनल इकोनॉमी जो फोकस करती है सिर्फ घर के अंदर, अपनी टेरिटरी के अंदर, रादर देन फोकसिंग आउटसाइड। और गवर्नमेंट का इस टाइम पे कन्वेंशनल इकोनॉमी, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में देखने में गवर्नमेंट काफी ज्यादा फोकस्ड इसमें रहती है, सुप्रीम अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ वो रहती है। वेयर एज लिबरल माने कि डीरेगुलेशन, रिलैक्सेशन कर दी गई, टैक्स रिफॉर्म्स में हल्की सी चेंजेस लाई गई, फॉरेक्स रिजर्व्स में चेंजेस लाई गई, हमारी ट्रेड पॉलिसी में चेंजेस लाई गई। तीसरा जो आपको फैक्टर पढ़ना है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म में पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब माने दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि लेट्स स्टेप इनटू द ग्लोबल मार्केट। हम लोग ट्रेड करते हैं किसके साथ? हम लोग लेट्स स्टार्ट द ट्रेड विद द ग्लोबल मार्केट के साथ ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। तो ये तीन चीजें आ गई आपकी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एज वेल एज ग्लोबलाइजेशन। चलिए, सो इकोनॉमिक सिस्टम सिंस इंडिपेंडेंस कैसा था? तो हमने क्या किया है, हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ गए। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब कि हमने कुछ सिस्टम उठाया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, ठीक है ना, प्लस हमने कुछ सिस्टम उठाया सोशलिस्ट इकोनॉमी का। कहीं हद तक हम कैपिटलिज्म में रहे, कहीं हद तक हम सोशलिज्म में रहे। हमने मार्केट और प्लान्ड इकोनॉमी को फ्यूजन बनाया और मैंने अच्छे से समझाया है कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी में फर्क क्या होता है। कैपिटलिज्म में तीन क्वेश्चंस होते हैं इकोनॉमी के, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम whom to produce. Three questions are there in economy. What are those three questions? Answer it. What to produce, क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस, कौन से मेथोडोलॉजी से प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है ना। और द तीसरा वाला है फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये आ गया। What to produce, how to produce, for whom to produce, ये तीन क्वेश्चंस हैं जो एक इकोनॉमी में पूछे जाते हैं। अब what to produce का आंसर कैसे देते हैं? what to produce का मतलब कि कैश क्रॉप्स, वो क्रॉप्स करने हैं, वो चीजें प्रोड्यूस करनी है जिनमें प्रॉफिट है, या वो करना है जिससे हमारा पेट पल जाए, ठीक है। what to produce, how to produce,
हाउ टू प्रोड्यूस में मैंने दो मेथड सिखाए थे मेथोडोलॉजी, एक होता है लेबर इंटेंसिव, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव फोकस करता है ह्यूमन लेबर की तरफ, कैपिटल इंटेंसिव फोकस करता है मशीनरी की तरफ। फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, उनके लिए प्रोड्यूस करना है कि जो जिनके जेबों में पैसा है, या उनके लिए प्रोड्यूस करना है जिनकी हम अपलिफ्टमेंट या सोशल वेलफेयर स्कीम्स करना चाहते हैं। तो जब हम लोग दो इकोनॉमीज पढ़ते हैं, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, तो व्हाट टू प्रोड्यूस का क्वेश्चन जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को पूछा जाता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या आंसर देती है, वो चीजें, वो सामग्री प्रोड्यूस करेंगे जिसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या देगी कि जिससे मेरे लोगों का हित हो उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। हाउ टू प्रोड्यूस, कैपिटल में ज्यादा मैटर नहीं करता कि अनएम्प्लॉयमेंट है तो है, पर लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, दैट डिपेंड्स अपॉन द फैक्टरीज, डजंट मैटर, ठीक है। सोशलिज्म में ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर थिंग, सो द गवर्नमेंट हैज टू थिंक कि सोशलिज्म में, सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारा हम लोग लेबर इंटेंसिव की तरफ जाए। फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में उन्हीं के लिए प्रोडक्शन होती है जिनकी जेबों में पैसा होता है, जिनकी परचेसिंग पावर होती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में उनके लिए प्रोडक्शन होती है कि जो इनको अपलिफ्टमेंट की जरूरत होती है बाय द गवर्नमेंट। सो ये दो चीजें हैं जो ये तीन क्वेश्चंस इकोनॉमी में पूछे जाते हैं, और ये दोनों में अलग अलग चीजों के आंसर्स हैं। इंडिया ने ना ही वो कैपिटलिस्ट जाना चाहता था, ना ही वो सोशलिस्ट जाना चाहता था, ना ही वो प्राइवेटाइज ज्यादा करना चाहता था, ना ही वो पब्लिसाइज ज्यादा करना चाहता था। दैट इज व्हाई इंडिया वेंट फॉर द एक मिक्स्ड इकोनॉमी, दैट वाज एमलगमेशन बिटवीन द टू सिस्टम। दूसरा, जब इंडिपेंडेंस हुई तो हमने पब्लिक सेक्टर में ज्यादा देखा, हमने देखा कि गवर्नमेंट, इवन कि गवर्नमेंट वाज मोर इन द पब्लिक सेक्टर, कि गवर्नमेंट ही थी वो पब्लिक सेक्टर में ज्यादा है एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर, तो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड और निग्लेक्टेड है। इसमें निग्लेक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि लाइसेंसिंग अगर देखी जाए तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंसिंग की गई है। इनफैक्ट पब्लिक सेक्टर की डोमिनेंस बहुत ज्यादा है। So creation of numerous rules, regulations and restricted rather than promoting it. अब आ जाते हैं क्राइसिस के बारे में बात करते हैं। तो अब इन सब चीजों से जो मैंने आपको समझाई कि एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्रीज में हमारी पॉलिसीज कैसे रही, उसमें हो गया इकोनॉमिक कोलैप्स, इंडिया की इकोनॉमी गिर गई। अब इस इकोनॉमिक कोलैप्स में हमारे पास उधार लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अब कंट्री से उधार मांगे तो वो दे नहीं रहे थे। अब हम गए सबसे बड़े एपिक्स मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के पास, जैसे कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, दैट इज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसको समझेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में। अब 1991 का क्राइसिस हुआ जिसमें इंडिया had to go to the monetary authorities. These are the apex monetary authorities of the world. Monetary authorities of the world, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इनके पास गई और यहां से इसने उठाया लोन। कितना लोन, $7 बिलियन का लोन उठाया गया और लोन दे दिया गया। अब ये लोन किस टाइम पर, प्राइम मिनिस्टर कौन है इस टाइम पर, इस टाइम पे आपके प्राइम मिनिस्टर हैं पीवी नरसिम्हा राव, और यहाँ पे आपके फिनेंस मिनिस्टर कौन है, आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं लेट मनमोहन सिंह, लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आपके 30th प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे, ठीक है ना। 7 बिलियन का लोन मांगा गया आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से और जो दे दिया गया, पर कुछ कंडीशंस रखी गई इंटरनेशनल एजेंसीज ने। क्या कंडीशंस थी कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस आप लोगों ने लगाई हैं उसको रिमूव कर दो और रिड्यूस कर दो गवर्नमेंट का रोल इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, और अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दो, खोल दो जो क्लोज्ड है। ये कंडीशंस थी कुछ कि जो आपको माननी है फॉर 7 बिलियन लोन के लिए फ्रॉम द आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक। ये सिनेरियो है जो क्रिएट यहां पर हुआ है। आ जाइए नेक्स्ट, the new economic policy of 1991. So the new economic policy की announcement की गई 1991 जुलाई, ठीक है, under the leadership of Prime Minister PV नरसिम्हा राव, Finance Minister मनमोहन सिंह। मेन एम क्या था इसका कि रिमूव बैरियर्स करेंगे एंट्री और ग्रोथ ऑफ फर्म्स के, और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्लियर हम लोग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे।
क्लासिफिकेशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के मेजर्स को देखा जाए, कुछ हमारे लॉन्ग टर्म है और कुछ हमारे शॉर्ट टर्म है। जो हमारे शॉर्ट टर्म है उन्हें कहा गया स्टेबलाइज करने के लिए, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है, ठीक है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। इसमें जो वीकनेसेस है उनको कंट्रोल करना, दूसरा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन होता है एग्रीगेट राइज इन प्राइसेस, एग्रीगेट राइज इन प्राइसेस, इसे हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं, या राइज इन एग्रीगेट प्राइसेस, एक्चुअली इट शुड बी राइट, जस्ट इट शुड बी राइज इन एग्रीगेट प्राइसेस, राइज इन एग्रीगेट प्राइसेस को इन्फ्लेशन कहा जाता है। समझ गए? ये हो गए शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म मेजर्स। फिर आ गया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, जो है लॉन्ग टर्म मेजर्स। लॉन्ग टर्म मेजर्स में क्या हुआ कि एफिशिएंसी, इकोनॉमी की एफिशिएंसी को इंप्रूव किया गया और यहाँ पर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज किया गया। कैसे किया वो हम देखेंगे। तो अब हम लोग जाएंगे पहले इस पर, दैट इज द लिबरलाइजेशन एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स रिफॉर्म्स 1991। पहले समझते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। लिबरलाइजेशन arises from the word liberal, right? What actually means you are free to do work, free to do anything. So इसका मतलब है कि जो आपके प्राइवेट सेक्टर्स में रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं एंट्री और ग्रोथ के लिए, उनको हटा दो। दूसरा, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस को, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस को इन द पब्लिक सेक्टर या इन द प्राइवेट सेक्टर को हटा दो, ठीक है ना। गवर्नमेंट बहुत कम इंटरफेयर करेगी बिजनेसेस में। दिस इज व्हाट द लिबरलाइजेशन वाज ऑल अबाउट। पर्पस क्या था कि कंट्री के इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक किया जाए और प्राइवेट सेक्टर्स और एमएनसीज को एनकरेज किया जाए इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, इंट्रोड्यूस किया जाए कंपटीशन इन द इकोनॉमी। हमने ये पढ़ा भी कि देखो डोमेस्टिकली इनवर्ड वो थे, पर वहां पे क्वालिटी पब्लिक सेक्टर की बड़ी गंदी थी, जिसको काफी इकोनॉमिस्ट ने एक्चुअली एक सॉर्ट ऑफ एनालाइज किया था। सो यहाँ पर जो कंपटीशन है वो इकोनॉमी में लाया जाए, इंसेंटिव्स क्रिएट किए जाए सो दैट देयर इज अ एफिशिएंसी। तो क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर पे लोग इन्वेस्ट कर रहे थे? एक तो कैपिटल्स नहीं थी, दूसरा जिन लोगों के पास कैपिटल्स भी थी उनको इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग से इतनी प्रॉब्लम थी, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस से इतनी प्रॉब्लम थी कि दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर में, करना नहीं चाहते थे। वो रीजंस थे और लिबरलाइजेशन ने इन रीजंस को खत्म किया, राइट। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स पर आते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में पहला रिफॉर्म लाया गया, दैट इज एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की जुलाई 24, 1991 में। इसमें क्या हो गया कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में रिडक्शन की गई, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में रिडक्शन की गई और इंडस्ट्रियल लाइसेंस ने 5 इंडस्ट्रीज में, 5 इंडस्ट्रीज फॉर ऑलमोस्ट ऑल प्रोजेक्ट, सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी सब इंडस्ट्रीज में अपने जो लाइसेंस है उसको ना के बराबर कर दिया। अब ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या थी? तो एक लाइसेंसिंग थी 1949 वाली, फिर 56 वाली आई और फिर आई 1991। फर्क क्या था? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या होती है? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मतलब कि आपको एक लीगल एग्रीमेंट चाहिए और उसके तहत आप एक्चुअली वो कर सकते हैं, अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या डाइवर्सिफिकेशन वाला काम कर सकते हैं। ये थी लाइसेंस। जो कौन दे रहा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही थी। आप यहाँ पर रिलैक्सेशन कर दी जाएगी लाइसेंसिंग को, कि यहाँ पे थोड़ा सा ये जो पेपर वर्क है, लीगल फ्रेमवर्क है, इसको हल्का कर दिया जाएगा सो दैट इट एनकरेजेस द प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट मोर इन द इंडस्ट्री। यहाँ पर जो 5 इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी सारी जो सेक्टर्स हैं वहां पर एक सॉर्ट ऑफ जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है उसको रिलैक्स किया जाएगा। ये 5 इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है? जैसे कि सीक्रेट्स की इंडस्ट्री, जैसे कि डिफेंस, डिफेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जैसे कि इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स की इंडस्ट्री, नहीं तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसे इवेंट्स हो सकते हैं। हैजर्डस केमिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, इन केसेस के अलावा बाकी सब में एक सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन कर दिया गया। आइए फाइनेंशियल सेक्टर को देखते हैं पोस्ट 1991। सो 1991 के बाद
जो एक सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई, उसमें हमने देखना है फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया कैसे हैं। तो फिनेंशियल सेक्टर ओवरव्यू देखें कि इट इंक्लूड्स, फिनेंशियल सेक्टर इंक्लूड करता है कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसे कंट्रोल करता है आरबीआई, दैट इज अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे एपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहां पर है? मुंबई में है। पहले कैलकाटा में थे, देन ये मुंबई में है। एंड नाउ 1949 में दिस आरबीआई गॉट नेशनलाइज्ड। आरबीआई का फंक्शन क्या होता है? आरबीआई मनी रिजर्व्स बैंक्स में मेंटेन रखती है। आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को फिक्स करती है, रेगुलेट करती है लेंडिंग प्रैक्टिसेस अक्रॉस। और ये हमने पढ़ा भी होगा, आगे आप पढ़ेंगे मेरे साथ कि आरबीआई की इन पॉलिसीज को हम लोग मॉनेटरी पॉलिसीज कर कहते हैं, जिसमें आरबीआई कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को, और ये सब फैक्टर्स हैं। सो की फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या आया, जैसे कि आरबीआई के रोल को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया गया। जहां पर आरबीआई रेगुलेट कर रही थी, अब आरबीआई का सिर्फ काम था कि फाइनेंशियल सेक्टर की मदद करना, फैसिलिटेट करना, हेल्प करना। दूसरा, प्राइवेट बैंक्स आने लगे, ओरिजिनेशन ऑफ प्राइवेट बैंक, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ये सारे के प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स हैं वो इंडिया में आने लगे। इनफैक्ट फॉरेन बैंक्स भी, जैसे कि एचएसबीसी। इंक्रीज्ड कंपटीशन से क्या हुआ कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो गया। इंटरेस्ट रेट कैसे कम हो गया? इंक्रीज्ड कंपटीशन से। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आईसीआईसी बैंक के पास गई और उन्होंने मुझे होम लोन दे रहे हैं 10% पे, तो मैं जाऊंगी एचडीएफसी बैंक के पास और एचडीएफसी वालों से लोन मांगूंगी और वो दे रहे हैं 8%, या मैं किसी और बैंक के पास जाऊंगी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है और वो मुझे लोन दे रहे हैं 7%, तो मैं वहीं से लोन उठाऊंगी ना, जहां से मुझे पैसा, जो इंटरेस्ट रेट है वो कम पड़ रहा है। तो जब कंपटीशन ज्यादा हो गया तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। और बेटर कस्टमर सर्विस एज कंपेयर टू, जब आप एक लॉजिक सी बात है, जेएंड के बैंक की बात कर लेते हैं, जेएंड के बैंक का यूपीआई की बात कर लेते हैं, जेएंड के बैंक की सर्विसेज की बात करते हैं कि इतना इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी ये बैंक लैग बिहाइंड करता है। सिमिलरली आप बीएसएनएल के सिम्स की बात करें और बाकी प्राइवेट से, आपको क्वालिटी में डिफरेंस दिखेगा कि इतना इन्वेस्टमेंट, इतनी फंडिंग होने के बावजूद भी क्वालिटी में यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट वंस। सो यहाँ पर आपको बेटर कस्टमर सर्विसेज में मिलेंगी ना, एचडीएफसी में, आईसीआईसी में। इनफैक्ट ये खुद ही आपको इतना बार याद करवा देंगे कि आपको तो भूल ही नहीं पाएगा, है ना। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो लिमिट है उसको भी इंक्रीज किया गया इन बैंक्स फॉर 54%। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जैसे कि मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड्स को भी अलाउ किया गया कि वो इन्वेस्ट करें। और एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या बैंक्स का, अब देखिए बैंक्स को भी ना एक्चुअली लाइसेंस लेना पड़ता है आरबीआई से, है ना। बैंक ओपन करने के लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, तो इस लाइसेंस को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया है ताकि आप बैंक जो है वो आराम से लाइसेंस ले और आराम से अपनी ब्रांचेस को खोले। आ जाते हैं नेक्स्ट, ये तो फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स थे। अब आ गया टैक्स रिफॉर्म्स, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पोस्ट 1991। सो टैक्स रिफॉर्म का मतलब कि गवर्नमेंट की टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर में आपने रिफॉर्म्स लाए। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसको अगर सिंपल लेमैन की भाषा में कहूं तो इसी को तो फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है, कि जब टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर में रिफॉर्म्स लाए जाते हैं उसको कलेक्टिवली हम लोग फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। क्या मेजर्स लाए? पहला मेजर लाया कि डायरेक्ट टैक्सेस को रैशनलाइज कर, कि फॉर एग्जांपल जो डायरेक्ट टैक्स, यू विल स्टडी विद मी फिस्कल पॉलिसी, जब हम डिस्कस करेंगे तब हम पढ़ेंगे कि टैक्सेस देयर आर टू टाइप्स, वन इज डायरेक्ट टैक्स, अदर वन इज द इनडायरेक्ट टैक्स। अब जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो कौन सा टैक्स होता है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली आपकी इनकम पर लगता है, ठीक है ना, आपकी इनकम पर लगता है। और इसको इवेंचुअली हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्स भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स भी कहते हैं, क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ती जाएगी ये टैक्स भी बढ़ता जाएगा। Whereas इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? कि जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, आपका वैल्यू एडेड टैक्स होता है, जीएसटी, वैट,
कस्टम ड्यूटी टैक्स, ये सब जो इनडायरेक्टली आप गवर्नमेंट को पे करते हो बाय परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, इसको कस्टम ड्यूटी टैक्स कहा जाता है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, वन इज डायरेक्ट, अदर वन इज द इनडायरेक्ट. सो देयर विल बी अ रिडक्शन इन द इनकम एंड द कॉर्पोरेट टैक्स सिंस 1991. एम क्या था कि टैक्स इवेजन, क्योंकि क्या हो रहा था, जब ज्यादा टैक्स हो ना, बहुत ज्यादा टैक्स अगर रखा जाए तो जो लोग होते हैं वो इवेड करते हैं. इवेड का मतलब होता है कि दे वांट टू एक्चुअली दे रन फ्रॉम गिविंग टैक्सेस. इवेजन होती है. तो इसको डिस्करेज किया गया और एनकरेज किया गया सेविंग एंड वॉलंटरी इनकम डिस्क्लोजर. उसके अलावा वी हैव रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस. रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है कि कॉमन नेशनल मार्केट बनाई गई गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, सो दैट इनडायरेक्ट टैक्सेस में ज्यादा टैक्सेस ना देने पड़े और थोड़ा सा रिफॉर्म आए. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो टैक्स का प्रोसेस है इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा जो पढ़े लिखे भी नहीं है वो भी इसके साथ कंप्लाई आराम से कर पाए. इसके बाद ये तो टैक्स की बात हो गई. फिर आ गई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और ट्रेड की बात, जो इस पोस्ट रिफॉर्म्स में आपने 1991 में पढ़ना है. प्री 1991 में सिचुएशन क्या थी कि हेवी, हमने पढ़ा कि हेवी इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस डाल दी. एक पॉलिसी निकाल दी थी इन्होंने जिसका नाम था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि हेवी रिस्ट्रिक्शंस डाल दी थी इन्होंने इंपोर्ट्स में टू प्रोटेक्ट व्हाट, टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री. सो इन्होंने उल्टा कर दिया था जो ब्रिटिशर्स ने किया था, उसके बिल्कुल उल्टा, न्यूट्रल नहीं किया, उल्टा कर दिया. ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हैवी फोकस कर दिया इंपोर्ट. यहाँ पर एक्सपोर्ट किया गया रॉ मटेरियल्स को, इंपोर्ट किया गया फिनिश गुड्स को, डोमेस्टिक मार्केट को खत्म कर दिया. इन्होंने बिल्कुल ऑपोजिट, नॉर्थ एंड साउथ पोल कर दिया. इन्होंने इंपोर्ट को खत्म कर कर बिल्कुल डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की तरफ गए, जिसने कोलैप्स के लिए इनको ले आए. रिजल्ट क्या था, लो एफिशिएंसी, क्वालिटी बहुत गंदी, लो कॉम्पिटिटिवनेस, ये मार्केट को फेस ही नहीं कर सकते थे और डोमेस्टिक की ग्रोथ ही नहीं हो रही थी बिकॉज यहाँ पर इन्वेस्ट ही नहीं कोई कर पा रहा था जिसके पास इवन की कैपिटल भी था. सो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफॉर्म्स का ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस लाया जाए इंडिया की इंडस्ट्रीज में. दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाए हमारी इकोनॉमी में, और एफिशिएंसी और मॉडर्नाइजेशन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए. आ जाते हैं नेक्स्ट पर. ये तो था लिबरलाइजेशन का. अब आ गया प्राइवेटाइजेशन. सो व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि देखिए कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जो ओनर है और रिसोर्सेज ओन और कंट्रोल कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर. और आपने सोशलिस्ट में क्या देखा कि जो रिसोर्सेज ओन एंड कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट सेक्टर. तो प्राइवेटाइजेशन में क्या है कि प्राइवेटाइजेशन में आप ओनरशिप को शिफ्ट कर देते हैं गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस से टुवर्ड्स द प्राइवेट सेक्टर की तरफ आप ले जाते हैं. It implies greater role for private sector participation in economic activities. और over the years जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने अपने स्टेक्स को रिड्यूस कर दिया पब्लिक एंटरप्राइजेस में, जैसे कि IPCL, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन, IDP, मारुति उद्योग. अब इसका मैथडोलॉजी क्या है प्राइवेटाइज करने का? कि अपने जो ट्रांसफर ओनरशिप और मैनेजमेंट है पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट एंटिटीज को दे दो. समझो फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन में मोनोपोली था BSNL का, ठीक है ना. तो BSNL डिसाइड किया कि उसी की सिम्स होंगी, सब कुछ टेलीकम्युनिकेशन उसका होगा. एंड दैट जब ये रिफॉर्म्स आते हैं तो BSNL ने इनवाइट किया प्राइवेट एंटिटीज को टू एंटर. जियो, वोडाफोन, एयरटेल, दे ऑल एंटर्ड द बिजनेस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन. दिस इज व्हाट द प्राइवेटाइजेशन, जहां पर आप रिलैक्स कर जाते हैं और आप ट्रांसफर कर देते हैं अपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट एंटिटीज. इट इज इन्वेस्टमेंट. यहाँ पर जो गवर्नमेंट अपने शेयर्स हैं उसको पार्शियल सेलिंग कर देती है प्राइवेट लोगों के लिए ताकि कंपनीज आए और कंपनीज और गवर्नमेंट इकट्ठे मिलकर इन्वेस्टमेंट करें. इसको प्रोसेस को कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट अगर आप देखें फेज, तो नेक्स्ट फेज आ जाता है LPG ग्रुप का, दैट इज द ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया. ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही है कि ग्लोबलाइज कर देना, ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ चले जाना.
ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ जाने का मतलब कि इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, ठीक है ना, नेशनल और वर्ल्ड इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना, दैट व्हाट इज मेंट बाय द ग्लोबलाइजेशन। और ये कैसे अचीव होगा? जब आप ट्रेड पर, इंटरनेशनल ट्रेड पर जो ड्यूटीज हैं उनको रिलैक्स कर देंगे और कैपिटल मूवमेंट्स करना स्टार्ट करेंगे। और ग्लोबलाइजेशन अचीव होगा थ्रू लिबरल पॉलिसीज के साथ और प्राइवेट पॉलिसीज के साथ। अब यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे जिनको हम पढ़ेंगे। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या थे ग्लोबलाइजेशन के? जैसे कि ग्लोबल मार्केट्स को हमारा ग्रेटर एक्सेस मिल गया, एमएनसीज आने लगे और यहाँ पर डेवलप करने लगे, एडवांस टेक्नोलॉजीज यहाँ पे कंट्री में आने लगी, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हो गए लार्ज इंडस्ट्रीज में इन डेवलपिंग कंट्रीज टू बिकम इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इंटरनेशनली। स्किल्ड प्रोफेशनल बेटर अर्निंग के लिए अदर इंडस्ट्रीज में जाना या फॉरेन इंडस्ट्रीज में जाना स्टार्ट कर दिया। दैट इज व्हाई आज जो लीडिंग कंपनीज है उन्होंने हायर हमारे इंडियन सीईओज को किया हुआ है। अब इसका कुछ इकोनॉमिस्ट ने बोला कि इसका कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी था। नेगेटिव एस्पेक्ट ये था कि इसमें लार्जली बेनिफिट्स तो सिर्फ डेवलप कंट्री को हो रहा था, क्योंकि हम तो वो एक्सपेंशन कर रहे हैं अपनी मार्केट की हमारे नेशंस में, और यहाँ पर जो हमारी वेलफेयर स्कीम्स है, आइडेंटिटी स्कीम्स है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। यहाँ पर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी क्रिएट हो रही है नेशन की और उसके लोगों की, और यहाँ पर हम एमएनसीज की जो पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग करे जा रहे हैं, और हम यहाँ पर एक स्टिफ कंपटीशन ला रहे हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज से, जिससे ये कहां पर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज देयर इज अ पॉसिबल चांसेस फॉर गेटिंग रूट। रूंड का मतलब कि तबाह होने के यहाँ पे काफी ज्यादा चांसेस है। आ जाइए नेक्स्ट। अब आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक टैक्स देखते हैं जिसका नाम है जीएसटी इन इंडिया। सो व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी इन इंडिया? जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विस जो टैक्स है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो टैक्सेस हैं इंडिया में दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। One is the direct tax, other one is the indirect tax. अब जो डायरेक्ट टैक्स है, जस्ट अ मिनट, जो डायरेक्ट टैक्स है वो क्या होते हैं कि जो डायरेक्टली आपकी इनकम और आपकी वेल्थ पे लगते हैं, ठीक है ना। और ये जो टैक्सेस होते हैं ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं। प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका जो टैक्स है वो भी बढ़ेगा। Whereas ये जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं ये रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं। और कौन कौन से होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स? जैसे कि आपका कस्टम ड्यूटी टैक्स आ गया, कस्टम ड्यूटी टैक्स आ गया, या आपका आ गया जीएसटी आ गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आ गया, या आपका वैल्यू एडेड टैक्स वैट आ गया। ये सब आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और ये रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं। रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब कि इनको फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इनकम जैसी मर्जी है, ये टैक्स तो लगेगा, ठीक है। उसमें से एक टैक्स है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, दैट इज द जीएसटी टैक्स। तो जीएसटी टैक्स इज अ इनडायरेक्ट टैक्स और ये एक्ट पास हुआ था 29 मार्च 2017 में बाय द पार्लियामेंट। इसको इंप्लीमेंट किया गया 1 जुलाई 2017 और 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी डे भी सेलिब्रेट करते हैं। की फीचर्स क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज को सिंगल टैक्सेशन सिस्टम में कवर किया गया और ये हर स्टेज पर लगाया जाता था। जो डेस्टिनेशन अब यहाँ पर है कि टैक्स को कलेक्ट किया जाता है कंजम्पशन पे, नॉट एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। में समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने कैसे बताओ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप गए शॉप पर और आपने वहां से मखाने का पैकेट खरीदा। आपने मखाने का पैकेट खरीदा और मखाने का पैकेट इज रियली एक्सपेंसिव राइट नाउ, ठीक है ना। आपने मखाने का पैकेट खरीदा। अब ये जो मखाने का पैकेट है, जब फॉर एग्जांपल ये 230 का पैकेट है, तो यहाँ पे जो 230 एमआरपी लिखी गई है ना, इसमें जीएसटी इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो कंजम्पशन, जब मखाने का पैकेट खरीदा गया है उस पर आपको जीएसटी देनी पड़ेगी। दैट इज कि ओरिजिन पे नहीं देनी है कि वहां से मखाना आया फिर शॉप पर आया, उससे आया, उससे उस आपका कोई लेना देना नहीं। आपकी जो एमआरपी है उसने जीएसटी इंक्लूड किया। दिस इज द जीएसटी का मतलब होता है, ठीक है ना। और ये वन ऑफ द मेजर आपके जो टैक्स रिफॉर्म्स थे इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी आते हैं। एक होते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो
जैसे कि इंट्रा स्टेट जो सप्लाई होती है ना गुड्स एंड सर्विसेज की, जैसे कि फॉर एग्जांपल पंजाब से सामान आता है, कश्मीर रीजन में जाता है, इंटर स्टेट जैसे कि जम्मू कश्मीर में आता है, आपको यहाँ पर लखनपुर में जो टोल है वो होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वहां पे जो कैलकुलेट किया जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। फिर आता है स्टेट गुड्स और सर्विसेज। स्टेट गुड्स और सर्विसेज लेवाई किया जाता है जब स्टेट से स्टेट या स्टेट के अंदर जब गुड्स एंड सर्विसेज की यहाँ वहां होते हैं, उसमें से टैक्स लिया जाता है, उसे स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहा जाता है। देन यू हैव इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे कहा जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवाई करती है ऑन द इंटर स्टेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई में। अब पढ़ते हैं, एक तो जीएसटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, दूसरा 2016 में हुआ था डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया। सो गवर्नमेंट ऑफ मित्रों रात के 12 बजे ये अनाउंसमेंट की गई थी ऑफ डीमोनेटाइजेशन 2016 की। ये हुई 8 नवंबर में। रातों रात प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि 500 और 1000 रुपए के जो नोट्स हैं वो इनवैलिड हो जाएंगे इमीडिएटली। इससे क्या हुआ, लोगों की संख्या बैंकों के बाहर बढ़ गई। अब फीचर्स क्या थे, ये एक्चुअली था क्यों, ये क्यों किया गया? सो ये एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था। सो इस टाइम पर लोग, गवर्नमेंट कह रही है कि लोग काफी ज्यादा टैक्स को इवेड कर रहे हैं, उससे भाग रहे हैं, टैक्सेस नहीं दे रहे हैं, तो लेट्स डू इट कि यहाँ पर एक टैक्स मेजरमेंट निकालते हैं कि ये खुद अपना पैसा लेकर बैंक के पास पहुंचेंगे। दूसरा, मनी और बैंकिंग में इंपैक्ट आया, इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज हो गए। दूसरा, बैंक डिपॉजिट्स सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया, क्योंकि ओल्ड करेंसी कहां पर शिफ्ट की, लोगों ने अपने बैंकों में शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया, और इनफैक्ट बैंकिंग चैनल्स में जो राइज है वो भी स्टार्ट हो गए। इंपैक्ट ऑन प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ वेल्थ पर क्या फर्क पड़ा? प्राइवेट जो वेल्थ है वो डिक्लाइन हो गई, क्योंकि जो कुछ डिमोनेटाइज्ड नोट्स थे वो रिटर्न नहीं किए गए, और रियल एस्टेट प्राइसेस भी यहाँ पर कहते हैं कि सबसे ज्यादा घर और लैंड के प्राइसेस हैं वो इस टाइम पर गिर गए। पब्लिक सेक्टर की वेल्थ पे कोई खास यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा था। डिजिटाइजेशन में यस, नाउ जहां पे लोग कैश कैरी कर रहे थे, अब आ गया यूपीआई का जमाना, कि जहां पे समझ आया कि यहाँ पर फोन में पैसा रखना या डिजिटल ट्रांजैक्शंस करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। सो वाइड स्प्रेड यूज किया गया रुपए कार्ड और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स का। रियल एस्टेट की मार्केट की प्राइसेस कम हो गई। टैक्स कलेक्शन में क्योंकि इनकम डिस्क्लोजर होने लगी तो टैक्स कलेक्शन यहाँ पे काफी ज्यादा राइज हो गई। एंड विद दिस हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 से लेकर कुछ ऐसे सिस्टम जो इंडिया ने नए इंट्रोड्यूस किए उसे कंप्लीट किया है। सो आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।